नमस्कार दोस्तों। तो अब तक हमने जो वर्क एब्स्ट्रैक्ट का PWA 10 और PWA 11 है उसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को पोस्टिंग करना सीख लिया। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो स्टॉक को इशू किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को या वर्क को, तो वो किन नियमों के अनुसार किया जाता है उनको डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर सीखेंगे कि जब हमने सरप्लस बच जाता है स्टॉक तो वो किन नियमों के अनुसार हम वापस लेते हैं और उनकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं। और इसके बाद अगर ट्रांसफ़र किया जाता है किसी और वर्क को या डिवीज़न को तो उसके रिगार्डिंग कौन से रूल हमारे हैं। तो फिर देखेंगे कि डिफरेंट चार्जेस जो पे करने पड़ते हैं, इंसिडेंटल चार्जेस हो गए, कैरिज चार्जेस हो गए, उनकी ट्रांजैक्शन उनके रिगार्डिंग रूल्स कौन से हैं। और फाइनली हमने जो पिछली वीडियोस में एडजस्टमेंट पोस्टिंग का नहीं सीखा, जो कवर नहीं किया, आज की वीडियो में सब हम कवर करेंगे तो उनकी पोस्टिंग करना सीखेंगे। वर्क एब्स्ट्रैक्ट बनाना सीखने से पहले अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से जुड़े हर इंपॉर्टेंट मैटर्स पर हम वीडियो बनाते रहते हैं और वो भी पूरी डिटेल के साथ। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आपको उसको क्लिक करना है और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल सके। डिपार्टमेंट फाइनेंशियल रूल 7.42 और अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 का आर्टिकल 126 से हमें पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट की नेचर देख के जो वर्क के लिए मटेरियल इशू करना है उसको कैसे इशू करना है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की नेचर आ जाती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेबर का कॉन्ट्रैक्ट हमने कर रखा है। तो अगर तो सिर्फ लेबर का कॉन्ट्रैक्ट है तो मटेरियल को सप्लाई करने की, वर्क को सप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। तो उस टाइम हमने डायरेक्टली वर्क को ही मटेरियल इशू करना है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट इशू डायरेक्टली टू वर्क। तो सेकंड नेचर जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो है जिसमें हमने मटेरियल और लेबर का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों केसेस में। तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में हमने जब भी मटेरियल इशू करने की ज़रूरत पड़ गई किसी सर्कमस्टांसेस में, जो हम बाद में इसके बाद हम डिटेल में उसको भी रीड करेंगे सारे सर्कमस्टांसेस, तो इन केसेस में हमने जो मटेरियल सप्लाई करना है उसको इशू करना है वो हमने कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में इशू करना है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर के लिए है सिर्फ उसमें हम डायरेक्टली वर्क को इशू कर रहे हैं, तो वर्क अकाउंट में वो वाली रेट को डेबिट करना होता है। जैसे अभी जस्ट अगर स्टोर से इशू करेंगे तो जो स्टोर में इशू प्राइस है प्लस स्टोरेज चार्ज है वो हम वर्क को डेबिट करेंगे। और अगर अदर डिवीज़न से हमने ट्रांसफ़र किया तो अदर डिवीज़न से जो कॉस्ट हमें पड़ी है प्लस जो उसका कैरिज चार्जेस, फ्रेट, इंसिडेंटल चार्जेस जो भी हैं वो हम वर्क अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है उस मटेरियल से रिलेटेड उसको हमने वर्क अकाउंट में डेबिट करना होता है। यहाँ पर आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो 10% सुपरविजन चार्जेस हैं वो उसी वक्त लगाए जाते हैं जब पब्लिक को मटेरियल सेल किया जाता है और यहाँ तो कॉन्ट्रैक्टर को भी भेजा जाए बट वो बोनाफाइड यूज़ फॉर वर्क ना हो, तो उस केस में ही सुपरविज़न चार्जेस लगते हैं। और अगर वर्क के लिए हम सप्लाई कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, तो तब 10% सुपरविज़न चार्जेस नहीं लगाने हैं। तो हमें पता चला कि जो लेबर का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमने वर्क को डायरेक्टली मटेरियल को इशू कर देना होता है। तो मैंने बोला था कि ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो लेबर और मटेरियल के कॉन्ट्रैक्ट में कि हमें मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को इशू करना पड़ता है। तो अभी पढ़ते हैं डिपार्टमेंट फाइनेंशियल रूल 7.43 ए। तो इसमें लिखा गया है कि जो PWD कोड है उसके अकॉर्डिंग रूल नंबर 2.74 में रिजर्व रखा गया है कि अगर गवर्नमेंट ने किसी इंपोर्ट को अपने हाथ में रखना है तो उसमें ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट में डिफाइन करे कि ये वाला इंपोर्ट इस जो आइटम है हम गवर्नमेंट ही कॉन्ट्रैक्टर को इशू करेगी। तो सेकंड उस केसेस में गवर्नमेंट अपने हाथ में सप्लाई रख सकती है किसी पर्टिकुलर आइटम की। जब हमारे स्टोर में कोई आइटम पड़ी हुई है तो उसका स्टॉक यूटिलाइज करना, तो हम कॉन्ट्रैक्टर के साथ उस वक्त एग्रीमेंट में
ये सारी टर्म एंड कंडीशन डिफाइन कर देते हैं। तो ये वाले जो मैंने दोनों केसेस आपको बताए, पहला कि इंपोर्ट को अपने हाथ में कंट्रोल में रखना और जो स्टोर की आइटम को यूटिलाइजेशन करने के लिए, तो इसमें देखो कि टेंडर में एग्रीमेंट में पहले ही डिफाइन करना होता है। तो उसमें एग्रीमेंट में जो भी टर्म एंड कंडीशन या रेट एग्रीड किया होगा, हम उसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल इशू करेंगे, उस रेट पे करेंगे। तो फर्दर हमारे पास ऐसी भी कंडीशन आती है जिसमें एग्रीमेंट में डिफाइन नहीं किया है, तो तब भी मटेरियल को इशू करना पड़ जाता। तो इस सिचुएशन को लिखा गया है डिपार्टमेंट फाइनेंशियल रूल 7.43D में। तो इसके अकॉर्डिंग जब कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मुझे मटेरियल चाहिए, उसकी रिक्वेस्ट पर जब अप्रूवल दे दी जाती है मटेरियल इशू करने की, तो ये वाले सर्कमस्टांसेस में देखते हैं कौन सा रेट हमने उसको लगाना है। तो इस केस में आपने करंट मार्केट प्राइस देखना है और करंट जो है इशू प्राइस देखना है। उन दोनों में से जो भी हायर होगा उसको सिलेक्ट करके उसमें स्टोरेज चार्जेस को इंक्लूड करके जो अमाउंट निकलेगी, जो रेट निकलेगा, उसको आपने चार्ज करना है। अब हम समझते हैं कि अगर कभी किसी केस में मटेरियल को साइट से, वर्क से हमें वापस लेना पड़ गया अपने स्टॉक में, जहां हमें ट्रांसफ़र करना पड़ गया, तो उस केस में इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी। तो वैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि मटेरियल वो इशू कैसे किया गया था, वहाँ पहुँचा कैसे था साइट पे, वर्क पे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहला जो हो सकता है मटेरियल वो होता है जो हमने खुद डायरेक्टली वर्क को इशू किया था। और सेकंड कौन सा हो सकता है, जैसे हमने कोई कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल इशू किया हो, स्टॉक इशू किया हो। तो थर्ड में अगर कॉन्ट्रैक्टर ने खुद से प्रोक्योर किया हुआ, परचेज़ किया हुआ है, तो वो भी साइट पर ला सकता है। तो अब देखिए, अगर फर्स्ट केस में हमें स्टॉक को वापस लेना पड़ गया जो कि इशू डायरेक्टली टू वर्क है, तो उसमें से अगर हमने वापस स्टॉक को लेना तो इसके लिए आर्टिकल 130 या अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 का और डिपार्टमेंट फाइनेंशियल रूल 7.56D है, जो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि जहाँ अगर इस सिचुएशन में स्टॉक को या तो स्टॉक में वापस लिया जाए और जहाँ किसी अदर वर्क को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो इन दोनों केसेस में ही हमने जो करंट मार्केट प्राइस है, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है, उस पर इसको बुक करना है। और अगर इससे किसी भी तरह का लॉस होता है तो जो पुराने वाला वर्क है उसी को इसका लॉस हमने डेबिट करना है। तो नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास आती है कि जब हमने कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया था स्टॉक मटेरियल, तो उस वक्त अगर हमने इसको वापस लेना तो डिपार्टमेंट फाइनेंशियल रूल 7.50 है, वो इसको डिफाइन करता है कि इसको हमने जो इशू प्राइस है, हमने उसको इशू किस प्राइस पे किया था, इशू प्राइस प्लस स्टोरेज चार्जेस पर। जो डिपार्टमेंट फाइनेंशियल रूल 7.50 है वो कहता है कि इसको हमने जब वापस लेना तो सिर्फ और सिर्फ इशू प्राइस पर ही ले सकते हैं। इसका मतलब अगर प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इशू प्राइस से कम हो गया है तो हम वो वाला लेंगे, और अगर वो ज़्यादा है प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस तो हम इशू प्राइस पर लेंगे। इसने जो स्पेसिफिकली डिफाइन किया है कि इस कॉस्ट को वापस लेने को हम इशू प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर वापस नहीं ले सकते हैं। तो लास्ट सिचुएशन हमारे पास वो है जब कॉन्ट्रैक्टर ने खुद से मटेरियल को बाय किया और साइट पे रखा हुआ है और सरप्लस बच गया। तो इस कंडीशन में वैसे तो रेयरली हम स्टॉक को वापस लेते हैं, पर अगर किसी कारण से अप्रूवल उसको मिल गई कि स्टॉक को हमने वापस लेना है, तो इस सिचुएशन को भी जो हमारा डिपार्टमेंट फाइनेंशियल रूल 7.50 ही डिफाइन करता है। तो उसमें क्लियरली लिखा है कि जो इसमें वापस लेना है मटेरियल को वो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पर ही वापस लेना है। तो जब सरप्लस मटेरियल को वापस लिया जाता है तो उसमें जो नेक्स्ट इशू आएगा वो आएगा कैरिज चार्जेस का और इंसिडेंटल चार्जेस का। और इन दोनों चार्जेस के बारे में हमने कॉन्ट्रैक्टर लेजर में भी पढ़ा था, पर उस वक्त मैंने आपको बोला था कि मुझे पंजाब के जो हमारे स्टेट के रूल हैं वो नहीं मिले हैं, तो मैंने सेंटर के रूल आपको बताए थे। तो ये वाले इस वाली वीडियो में आप इसको रेक्टिफाई कर लेना। और अब मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे डिपार्टमेंट फाइनेंशियल रूल में लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि कैरिज चार्जेस और इंसिडेंटल चार्जेस में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम देखें तो दोनों ही स्टॉक की मूवमेंट से रिलेटेड है, और जो कैरीज है वो जिस गाड़ी से हम लेकर आ रहे हैं उसके जो फ्रेट है उसको हम कैरीज चार्जेस बोल रहे हैं, और जो साइट से उसको लोडिंग, अनलोडिंग एट्सेट्रा जो भी साइट पर उसकी मूवमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इंसिडेंटल चार्जेस बोला जाता है। तो इस सिचुएशन को डिफाइन करता है हमारा अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 का आर्टिकल 131B।
तो उसमें क्लैरिफाई किया गया कि जब भी स्टॉक को अगर स्टोर में वापस लाया जाएगा तो उसका जो चार्जेस होगा जो भी होगा वो ओरिजिनल वर्क के अकाउंट में ही डेबिट किए जाएंगे। और इन द केस अगर स्टॉक को जो अदर वर्क को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उस टाइम देखना है जो जनरल स्टेशन क्या है, दोनों में इक्वली डिवाइड करने या जो भी होगा जैसा भी उस टाइम जस्टिफाई होगा वो डिसीजन लिया जाएगा। दोनों को बराबर भी बांट सकते हैं, ओरिजिनल वर्क को भी डेबिट कर सकते हैं और जो जिसमें ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसको भी कर सकते हैं। तो वो आपको अगर क्वेश्चन में आएगा तो वो क्लैरिफाई कर दिया होगा। चलिए अब कॉन्ट्रैक्टर बिल्स की वर्क अब्स्ट्रैक्ट में पोस्टिंग करके देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए मैंने जितने भी एग्ज़ाम में कॉन्ट्रैक्टर बिल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं उनको कंपाइल किया हो। तो सबसे पहले स्टाइल 1 में देखिए, इसमें लिखा है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन हिज रनिंग अकाउंट बिल। तो फर्स्ट दिया गया अर्थवर्क 2000 स्क्वायर फुट एट द रेट ₹100 पर 1000 स्क्वायर फुट। तो इसकी जो अमाउंट निकल आएगी आपने कैसे कैलकुलेशन करनी है, 100 डिवाइडेड बाई 1000 तो मल्टीप्लाइड बाई 2000 तो 200 आ जाएगा आपका। वो आपने वर्क अब्स्ट्रैक्ट में पोस्टिंग करते वक्त अर्थ वर्क में 200 लिख देना। तो नेक्स्ट दिया है डिडक्शन ₹2000 फॉर मटेरियल इशूड टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द वर्क। तो ये वाली आइटम जो है अदर ट्रांजेक्शन्स में आ जाएगी और उसकी रिकवरी करनी है तो -2000 आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा, तो हमें पता है इसकी पोस्टिंग हमने नहीं करनी होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास एडवांस पेमेंट है, तो एडवांस पेमेंट के कॉलम में सस्पेंस कॉन्ट्रैक्टर में 1000 प्लस का आप लिख दोगे, सिक्योर्ड एडवांस का भी 500 है उसको लिख दोगे, हायर चार्जेस आते ही नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए स्टाइल 2, इसी क्वेश्चन को डिफरेंट स्टाइल में वो कैसे लिख सकते हैं। तो उन्होंने लिख रखा है कि पेड टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन हिज रनिंग अकाउंट बिल। तो टोटल वर्क डन एज पर लास्ट बिल दिया है, नेक्स्ट दिया टोटल वर्क डन एज पर दिस बिल। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा जो वर्क डन सिंस प्रीवियस बिल आ जाएगा तो ₹200 हमारा आ जाएगा कि इस वक्त इस बिल में पेमेंट की गई है। तो इसमें देखिए आपने कि इसमें दिया नहीं गया कि किस वर्क से रिलेटेड पेमेंट की गई है। तो जब भी एग्ज़ाम में ऐसा आ जाए तो आपने जो कोई अदर ट्रांजैक्शन देख लेनी है उस कॉन्ट्रैक्टर के रिगार्डिंग कि उसको कौन सा वर्क दिया गया, तो उसी वर्क का हेड आपने क्रिएट करके 200 उसमें लिख देना है। और नेक्स्ट रिकवरी मटेरियल की सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं आना, इनकम टैक्स नहीं आना है, एडवांस पेमेंट आ जाएगी, सिक्योर्ड एडवांस आ जाएगा, हायर चार्जेस आना ही नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए स्टाइल 3 में चलिए आप। तो स्टाइल 3 में लिखा है पेड रनिंग अकाउंट बिल, अर्थ वर्क दे दिया है 200 का सिंस प्रीवियस बिल दिया है ये। तो सिक्योर्ड एडवांस आपने 200 देखिए इसमें लिखा है सिक्योर्ड एडवांस 200 अलाउड इन लास्ट रनिंग अकाउंट बिल वाज रिकवर्ड। उससे जो 200 रुपये का रिकवर किया गया और 700 रुपये का फर्दर अलो कर दिया गया। तो दोनों का जो डिफरेंस आया 500 हमने इस बार देना। तो वर्क अब्स्ट्रैक्ट में आप 500 उसको पॉजिटिव में एडवांस सिक्योर्ड एडवांस में आप लिख दोगे। तो नेक्स्ट है एडवांस पेड फॉर वर्क डन बट नॉट मेयर्ड। तो जब वर्क को मेयर्ड नहीं किया जाता है तो नहीं किया गया उसके लिए जो पेमेंट की जाती है तो उसको एडवांस पेमेंट बोलते हैं। तो एडवांस पेमेंट में आपने इसको रख देना। तो नेक्स्ट जो स्टाइल 4 में दिया गया पेड टू कॉन्ट्रैक्टर वर्क डन सिंस लास्ट बिल। तो अर्थ वर्क का 200 रुपये है और सिक्योरिटी विद हेल्ड कर ली गई है। तो इसका मतलब सिक्योरिटी विद हेल्ड की अमाउंट हम अदर ट्रांजेक्शन में रखेंगे। जब कॉन्ट्रैक्टर बिल के लाइन 5B में आएगी जो चीज़ उसको हमने रखना है वर्क अब्स्ट्रैक्ट में भी। तो फर्दर देखिए जो मटेरियल की रिकवरी गई है उसको उसके रेट दे दिए गए हैं और फाइन फॉर अनदर वर्क दिया गया। तो जो फाइन अनदर वर्क के लिए वो अनदर वर्क के वर्क अब्स्ट्रैक्ट में आएगा, यहाँ पर इस वाले वर्क अब्स्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टाइल 5 देखिए इसमें लिखा है पेड ₹300 टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर अर्थ वर्क फॉर पार्ट ऑफ अर्थ वर्क एग्जीक्यूटेड ऑन लेबर रेट्स। तो लेबर का कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें 300 अर्थ वर्क का हम लिखेंगे और टोटल में पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट और भी लिखा है मटेरियल ऑलरेडी इशूड टू कॉन्ट्रैक्टर यूज्ड इन दिस वर्क। तो इसमें देखिए लेबर का कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल तो हमने वर्क को डायरेक्टली इशू करना होता है, कॉन्ट्रैक्टर को तो इशू करना ही नहीं होता। तो हम इसको मानेंगे कि मटेरियल हमने वर्क को इशू किया। तो जो मटेरियल डायरेक्टली वर्क को इशू किया गया होता है तो उसकी इशू की एंट्री तो आती है, पर जब यूटिलाइज हो जाता है तो उसकी एंट्री हमें वर्क अब्स्ट्रैक्ट में पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है।
तो इसको हम यहाँ पर पोस्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया गया होता तो यूज़ हो जाता, तो हमने उस मटेरियल की रिकवरी उससे करनी थी, तो अदर ट्रांजैक्शन में फिर आना था। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये वाली जो एंट्री है रजिस्टर ऑफ वर्क में आती है, जो मटेरियल और साथ में स्टॉक की एडजस्टमेंट वाली होती है, वो सारी डिवीज़न ने लास्ट में करनी होती है। आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम बिल की पेमेंट कर रहे हैं, जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आपको दिया है, तो उसमें ऊपर हमने कोई एंट्री ऐसी कर रखी हुई है कि कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर करना है, पर आपको क्वेश्चन में बिल में नहीं दी गई है, तो आपने अदर ट्रांजेक्शन में उस रिकवरी को भी ऐड करके रिकवरी कर देनी है, उसकी एंट्री पोस्ट कर देनी है। अब हम देखते हैं जब मटेरियल इशू किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को और वर्क को, तो उनकी डिफरेंट सिचुएशन में पोस्टिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले जब कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया जाता है तब देखते हैं। तो स्टाइल 1 में देखिए 40 बैग्स ऑफ सीमेंट सप्लाइड टू कॉन्ट्रैक्टर एट द रेट ऑफ ₹40 पर बैग इंक्लूडिंग स्टोरेज चार्जेस ऑफ ₹10 पर बैग। स्टिपुलेटेड रेट दिया गया है 40 पर बैग। कार्टेज पे की गई है 100 बैग की, जो कि रिकवरेबल है कॉन्ट्रैक्टर से। तो इस केस में देखिए एग्रीमेंट कर रखा हुआ है, तो जब भी स्टिपुलेटेड रेट दिया गया होगा तो हमने सिंपली जो कॉन्ट्रैक्टर से रिकवरेबल है वो स्टिपुलेटेड रेट के हिसाब से ही होगा। तो एक्चुअल में हमारी जो कॉस्ट है वो 40 + 10 ₹50 पर बैग के हिसाब से आ रही है, और कॉन्ट्रैक्टर को हम इशू करेंगे 40 बैग के हिसाब से। तो जो हमारा ₹10 का लॉस हो रहा है, ₹10 को 40 बैग से करेंगे तो ₹400 का जो लॉस है हमने एडिशनल चार्जेस में पॉजिटिव करके रखना है कि हमारा एक्सपेंडिचर वो हो गया। और जो स्टिपुलेटेड प्राइस है 40 पर बैग के हिसाब से 14 बैग्स के लिए, तो 1600 आ गई, तो 1600 को हमने पॉजिटिव अदर ट्रांजैक्शन में पोस्ट कर देना है। तो बाद में जो कार्टेज पे की गई है और रिकवरेबल है कॉन्ट्रैक्टर से, उसको हमने अदर चार्जेस में डाल देना है, वो भी पॉजिटिव के साथ 100 में कि हमने उससे रिकवर करनी है। तो नेक्स्ट केस देखिए 40 बैग ऑफ सीमेंट ट्रांसफर्ड एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ₹30 पर बैग फ्रॉम अदर वर्क टू कॉन्ट्रैक्टर एट स्टिपुलेटेड प्राइस ₹40 पर बैग। तो अदर वर्क से उसको ट्रांसफ़र किया गया, तो जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस था वो था 30 पर बैग का, पर हमने जो स्टिपुलेटेड प्राइस था 40 पर उसको इशू करना, तो हमारा जो ₹10 का प्रॉफिट हो गया उसको हमने एडिशनल चार्जेस में लिखना है माइनस के साथ। और स्टिपुलेटेड प्राइस की पोस्टिंग जो पहले हमने की है सेम वैसे ही आएगी। नेक्स्ट देखिए अगेंस्ट एडवांस ऑफ ₹2000 पेड अगेंस्ट प्रोफॉर्मा इनवॉइस टू अनदर डिवीजन फॉर सप्लाई ऑफ 40 बैग्स ऑफ सीमेंट पोस्टिंग ₹2000 फॉर दिस वर्क इशूड टू कॉन्ट्रैक्टर एट एग्रीमेंट रेट ऑफ ₹50 पर बैग। तो इस केस में देखिए अगर पहले हमें ट्रांजैक्शन कोई दी गई होगी जिसमें हमने एडवांस पेमेंट के टाइम उसकी पोस्टिंग की होगी, तभी हम वर्क एडवांस हेड से इसको एडजस्ट करेंगे। अदरवाइज़ हम सिंपली जो है इशू की एंट्री डालेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को जो इशू किया वो स्टिपुलेटेड रेट पर, और जो एग्रीमेंट प्राइस का डिफरेंस है जो लॉस हो रहा है वो हम एडिशनल चार्जेस में एज इट इज़ डाल देंगे। चलिए अब हम देखेंगे जब हमने डायरेक्टली वर्क को इशू कर देते हैं तो उस टाइम ट्रांजैक्शन की वर्क एब्स्ट्रैक्ट में पोस्टिंग कैसे होती है। तो आपने इस केस में याद रखना है कि जब भी डायरेक्टली वर्क को इशू किया जाता है तो वो अगर स्टॉक अकाउंट से किया जाए, मतलब कि आपके डिविजनल स्टोर से गया है, स्टोर से आपने स्टॉक को इशू किया है वर्क को, तो उस टाइम आपने जो एंट्री उसकी पोस्ट करनी है वर्क एब्स्ट्रैक्ट में वो मंथ के लास्ट में करनी है, लास्ट डेट ऑफ द मंथ में उसकी एंट्री को करना है, पहले उसकी एंट्री नहीं करनी है। और हाँ, अगर उसमें कोई कार्टेज या कैरीज कुछ पे कर दिया जाता तो उसको आपने पहले ही पोस्ट कर देना है जब उसकी पेमेंट की गई है। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक की एडजस्टमेंट जो है आपने मंथ के लास्ट में करनी है। तो चलिए देखते हैं स्टाइल 1 में। देखिए पहली सिचुएशन देखिए 40 बैग ऑफ सीमेंट फ्रॉम स्टोर डायरेक्टली टू वर्क एट द रेट ₹40 पर बैग इंक्लूडिंग स्टोरेज चार्जेस ऑफ ₹10 पर बैग। तो इसमें देखिए जो है डायरेक्टली स्टोर से किया गया तो इसकी हमने एंट्री जो मंथ के लास्ट में करनी है, और मटेरियल हेड जो हमारा वर्क एब्स्ट्रैक्ट में मटेरियल हेड है उसमें इसकी प्राइस को डालना है। जैसे 40 + 10 50 हो गया, और इसके हिसाब से 2000 जो कॉस्ट आ गई वो हमने मटेरियल हेड में पोस्ट कर देनी है। तो नेक्स्ट सिचुएशन देखिए हमारे पास आ रही है पेड ₹1000 एज कॉस्ट ऑफ सीमेंट रिसीव्ड इन दिस मंथ
and issued the same to contractor for use in the earthwork for his standard rate was exclusive of cost of cement। तो इसमें देखिए पहले तो हमें जो अगर सिचुएशन हम रीड करेंगे तो हमें लगेगा कि हमने कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया, बट लास्ट में जो लास्ट लाइन में इन्होंने लिख दिया कि टेंडर रेट वाज एक्सक्लूसिव ऑफ कॉस्ट ऑफ सीमेंट। तो इससे हमें पता चलता है कि हमने जो हमारा जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो सीमेंट की प्राइस हम इंक्लूड नहीं करेंगे, मेजरमेंट में उसको पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये हमने जो सिंपली इसकी पोस्टिंग करनी है वो मटेरियल हेड में ही पोस्टिंग इसकी करनी है। और यहाँ पर आप जो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट देखोगे तो इसमें लिखा है कि जो सीमेंट है रिसीव्ड इन दिस मंथ एंड इशूड द सेम टू कॉन्ट्रैक्टर। इससे पता चलता है कि जो अभी जो मटेरियल है उसको स्टॉक अकाउंट में नहीं लिया गया है, डायरेक्टली वर्क को कर दिया गया है, इशू कर दिया गया है। तो इस केस में जब स्टोर से मटेरियल इशू हुआ ही नहीं है तो इसकी पोस्टिंग एज इट इज़ सेम टाइम पर की जाएगी, मंथ के लास्ट में नहीं करनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिसीव्ड 40 बैग ऑफ सीमेंट फ्रॉम अनदर डिवीजन वैल्यूइंग ₹2000 विद ए कैश रिफंड ऑफ ₹500 एंड इशूड डायरेक्टली टू वर्क फ्रॉम स्टोर। अब इस केस को हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब क्वेश्चन आएगा हमें एग्ज़ाम में, तो अगर पहले हमने एडवांस पेमेंट की एंट्री पोस्ट की हुई है वर्क अब्स्ट्रैक्ट में, तो इस केस में हमने उसको एडजस्टमेंट करना है, रिफ़ंड को एडजस्ट करना है उस पेमेंट में से और फिर इसकी पोस्टिंग करनी है। बट इस अगर तो वर्क अब्स्ट्रैक्ट में पोस्टिंग नहीं किया तो सिंपली हमने जो इशू किया है डायरेक्टली स्टोर से वर्क को, तो उसकी मंथ के लास्ट में पोस्टिंग कर देनी है मटेरियल हेड में से। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, परचेज्ड 40 बैग्स ऑफ सीमेंट फ्रॉम मार्केट एट द रेट ऑफ ₹50 पर बैग्स एंड इशूड डायरेक्टली टू वर्क और कैरीज चार्जेस दे रखे हैं ₹100 के जो पे कर दिए हैं। तो इस केस में देखिए मार्केट से हमने परचेज किया है सीमेंट और उसको वर्क को डायरेक्टली इशू कर दिया, तो स्टोर से इशू नहीं किया है, एंट्री सेम टाइम पोस्ट होगी। और कौन सी वाली एंट्री पोस्ट होगी, जैसे 40 बैग है 50 बैग के हिसाब से मटेरियल हेड में आ जाएगी एंट्री, और साथ ही जो कैरीज चार्जेस होते हैं वो भी हमने मटेरियल हेड में ही पोस्ट करने होते हैं। तो कैरीज चार्जेस के लिए आपने नेक्स्ट रो में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में कैरीज चार्जेस लिख के मटेरियल हेड में इसको पोस्ट कर देना है। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, रिसीव्ड थ्रू जेम मटेरियल एंड चार्जेबल टू वर्क बट डेबिट एडवाइस फॉर ₹1800 बीइंग 90% एडवांस पेमेंट टू द फर्म इज अवेटेड बाय द डिविजनल ऑफिसर। तो इस केस में देखिए हमने जो मटेरियल है जैम से परचेज किया और डायरेक्टली वर्क को चार्ज कर देना है। तो इसमें पेमेंट दे रखी है 1800 की, वो 90% एडवांस पेमेंट है। तो हम 1800 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 90 करके फुल पेमेंट निकाल सकते हैं जो 2000 की आ जाएगी, और उसको हमने मटेरियल में पोस्ट कर देना है एज इट इज़ सेम टाइम, क्योंकि जो हमने जैम से परचेज किया तो मार्केट से परचेज किया, स्टोर से डायरेक्टली इशू नहीं हुआ, तो सेम टाइम एंट्रीज की पोस्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, पेड टू फर्म बाय चेक फॉर ₹1800 टुवर्ड्स 90% एडवांस पेमेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ रेलवे रिसीट शोइंग डिस्पैच ऑफ 40 बैग्स ऑफ सीमेंट चार्जेबल टू वर्क। तो इस केस में देखना है कि जब भी फर्म ने रेलवे रिसीट शो कर दिया तो हमने टोटल कॉस्ट जो निकाल के उसकी 1800 की 19% के हिसाब से हमने टोटल कॉस्ट निकाल के मटेरियल हेड में इसको रिसीट ले लेनी है वर्क अब्स्ट्रैक्ट में। चलिए अब हमने जो सरप्लस मटेरियल को वापस लेने के रूल स्टार्टिंग में रीड किए थे, पढ़े थे, उनकी अब जो कुछ ट्रांजैक्शन है उनको पोस्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सरप्लस मटेरियल इशू प्राइस ₹2000 एंड बोर्न ऑन द मटेरियल एट साइट अकाउंट वर सोल्ड फॉर ₹400 एंड 2400। तो देखिए जब हमने वर्क को कोई मटेरियल ट्रांसफ़र किया है, इशू किया, तो उसमें जो भी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस होता है उसको हमने लेना होता है। तो इस वक्त मार्केट प्राइस कौन सा है, अगर 400 रुपये में बेचा तो 400 है, अगर 2400 रुपये में बेचा तो वो है। तो इसमें हमें जहाँ तो लॉस हो रहा है जहाँ प्रॉफिट हो रहा है, पर हमने जो लॉस और प्रॉफिट की एंट्री है उसकी एडजस्टमेंट हमने नहीं करनी है, वो रजिस्टर ऑफ वर्क में होगी वर्क के लास्ट में। तो इसमें हमने सिंपली जो है लिखना है सेल ऑफ मटेरियल, और अगर 400 है तो वो मटेरियल हेड में डाल देंगे और 2400 है तो वो उसमें डाल देंगे।
तो इस केस में देखिए लिखा है कि सरप्लस मटेरियल वर्थ ₹2000 फाउंड ऑन साइट ऑफ वर्क बट अनलाइकली टू बी ऑफ एनी यूज इन नियर फ्यूचर। तो यहाँ पर देखिए सिंपली जो 2000 का मटेरियल है वो साइट पर पड़ा हुआ है, बैलेंस बच गया, तो सरप्लस बच गया, तो हमने इसकी कोई भी एंट्री यहाँ पर वर्क अब्स्ट्रैक्ट में पोस्ट नहीं करनी है। हाँ, अगर जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो रजिस्टर ऑफ वर्क में इसकी एडजस्टमेंट की जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से नहीं देखा और इंट्रोडक्शन वाली पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से नहीं देखा तो ये अच्छे से समझ नहीं आएगा वर्क अब्स्ट्रैक्ट, तो पहले उनको फिर से अच्छे से समझ लो। और जो सरप्लस मटेरियल के रिगार्डिंग मैंने इस वीडियो में शुरू में रूल्स बताए थे उनको अच्छे से याद कर लो। तो अभी इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर देखिए 40 बैग ऑफ सीमेंट वाज इशूड डायरेक्टली टू वर्क एट द रेट 40 पर बैग एंड 10 पर बैग स्टोरेज चार्जेस वाज सरप्लस एंड ट्रांसफर टू, जहाँ तो स्टोर में हमने वापस ले लिया, जहाँ अदर वर्क को ट्रांसफ़र कर दिया। एंड द इशू रेट एट द टाइम बिंग ₹30 पर बैग। तो अब यहाँ पर देखिए आपको जो इशू रेट है वो दे दिया गया, पर हमें तो एक्चुअली चाहिए प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। तो इस केस में प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस नहीं दिया। हम अगर एग्ज़ाम में ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपने नीचे नोट दे देना कि प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस नहीं होने की वजह से हम जो इशू प्राइस है उसको ही मार्केट प्राइस एज्यूम कर रहे हैं और आप इसको 30 पर बैग ही प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस समझकर इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने देखना होता है जब भी सरप्लस मटेरियल को वापस लेना है तो देखना है कि वर्क का सोर्स क्या था, उसका मटेरियल का सोर्स क्या था। तो यहाँ पर देखिए इशूड डायरेक्टली टू वर्क है, तो यहाँ पर जब वर्क को डायरेक्टली इशू किया गया तो हमने प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस लेना है, तो 30 पर बैग के हिसाब से हम इसको यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। और प्रॉफिट और लॉस को यहाँ पर पोस्ट नहीं करना, वो बाद में एडजस्टमेंट की जाएगी वर्क के कंप्लीट होने पर। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, इसमें सरप्लस 5 बैग्स वर यूज टू कॉन्ट्रैक्टर एट इशू प्राइस ₹40 पर बैग, स्टोरेज चार्जेस 10 पर बैग, ट्रांसफर टू अदर वर्क। तो अभी देखिए इसकी नेचर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया गया था और अदर वर्क को अब सरप्लस मटेरियल को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो जब कॉन्ट्रैक्टर को हमने इशू किया तो जो वापस हमने लेना, जितना इशू प्राइस और स्टोरेज प्राइस था उनमें से सिर्फ और सिर्फ इशू प्राइस को कंसिडर करना और इशू प्राइस पे हमने इसको वापस लेना। इशू प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट प्राइस कम है तो हमने मार्केट प्राइस ले लेना है। तो जो इशूड प्राइस है वो हमारी एक कैप है कि इससे ऊपर नहीं जाना है, तो उस प्राइस पे इसको यहाँ पर वर्क अब्स्ट्रैक्ट में पोस्ट कर देना है। अब कई बार देखिए आपको इशू प्राइस दिया ही नहीं गया होता है, जब आपने कोई ट्रांजैक्शन सरप्लस मटेरियल किया तो क्वेश्चन में इशू प्राइस आपको नहीं दिया गया होगा, तो आपने उसको फाइंड करने के लिए तो इस ट्रांजैक्शन के बाद जहाँ पहले कॉन्ट्रैक्टर बिल की पेमेंट की एंट्री दी गई होगी उसमें रिकवरीज होंगी, तो वो जो रिकवरी हम करते हैं वो एग्रीड प्राइस पर जिस भी प्राइस पर इशू किया गया होगा उस पर की गई होती है, तो उससे आपने रेट देख लेना। अगर कॉन्ट्रैक्टर बिल की एंट्री है ही नहीं है तो आपने देख लेना वो मटेरियल जब इनिशियली इशू किया गया था तो उसमें कौन सा प्राइस लिखा गया है, एग्रीड प्राइस है, इशू प्राइस है, जो भी है आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो सरप्लस मटेरियल को वापस लेते टाइम उसका सोर्स जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमने वर्क को इशू किया था या कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया था, जहाँ उसने कॉन्ट्रैक्टर ने मटेरियल खुद प्रोक्योर किया हुआ था। तो इसके लिए कई बार ट्रांजैक्शन जब वापस लेने के क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आपको दी गई होगी तो उसमें सोर्स लिखा ही नहीं गया होगा, तो आपने पुरानी वाली ट्रांजैक्शन देख लेनी है जिसमें मटेरियल इशू किया गया होगा, तो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन से आपने इसका सोर्स जान लेना। तो नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास आती है जब ट्रांजैक्शन में सिर्फ लिखा होता है कि बोर्न ऑन मटेरियल साइट अकाउंट, तो इसका मतलब मटेरियल सब एड में उसको पोस्ट किया गया, तो मटेरियल में हम वही एंट्री पोस्ट करते हैं जो वर्क को इशू किया गया होगा मटेरियल, तो इससे आपको पता चल जाएगा सोर्स जो मटेरियल। चलिए अब हम सीखते हैं कैरीज चार्जेस और इंसिडेंटल चार्जेस की पोस्टिंग करना। तो इसमें सबसे पहले हम जो हमारे पास केस आ रहा है उसमें देखिए जो मटेरियल है कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया गया है और कैरीज और कार्टेज हमने खुद पे किया 200 रुपीज़ की। तो इस केस में फर्स्ट केस आएगा हमारा कि जो स्टिपुलेटेड था साइट तक पहुंचाने के लिए, तो जब साइट तक पहुंचाने के लिए स्टिपुलेटेड था तो जो कैरीज चार्जेस है वो हम एडिशनल चार्जेस हेड में पोस्ट करेंगे। और अगर स्टिपुलेटेड ना होता साइट तक पहुंचाने के लिए तो इसका मतलब क्या हो कि स्टिपुलेटेड नहीं है, कैरीज चार्जेस की रिकवरी भी हमने
कॉन्ट्रैक्टर से करनी है। तो कॉन्ट्रैक्टर से जो भी रिकवरी हमने करनी होती है उसके लिए हमारे पास सस्पेंस हेड कॉन्ट्रैक्टर का अदर चार्जेस है। तो इस सेकंड वाले केस में हम अदर चार्जेस में इसकी पोस्टिंग कर देंगे। अब जो नेक्स्ट केस आएगा जिसमें हमने कैरीज कार्टेज पे करना है, वो जब हमने डायरेक्टली इशू किया हो वर्क को। तो अगर मटेरियल डायरेक्टली वर्क को इशू कर दिया तो उसमें दो केस आएंगे। पहला तो हमने अगर स्टोर से इशू किया है, तो दूसरा अगर स्टोर से नहीं इशू किया। तो इन दोनों केसेस में कैरीज और इंसिडेंटल चार्जेस की रिकवरी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जब हमने स्टोर से वर्क को इशू करना तो जो मटेरियल इशू करने की एंट्री है वो तो लास्ट में होगी, पर कैरीज कार्टेज पे करने की मटेरियल हेड में हम इसकी पोस्टिंग कर देंगे कैरीज की उसी सेम टाइम में। और अगर हमने सेकंड केस में देखिए, अगर स्टोर से ना इशू किया होता तो मटेरियल की इशू करने की एंट्री भी उसी वक्त आ जानी थी और सेकंड रो में कैरीज और कार्टेज पे करने की मटेरियल हेड में ही पोस्टिंग हमने कर देनी थी। आपने याद रखना है कि जब वर्क को इशू किया गया तो जो कैरीज और कार्टेज है आपने एडिशनल चार्जेस में या अदर ट्रांजैक्शन में पोस्ट नहीं करने हैं। अब हम लेबर की पेमेंट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो मस्टर रोल के लिए पेमेंट इशू की गई है 2000 की, तो उसमें से जो सब्सिडरी कैश बुक में आपको पता है इसकी पेमेंट होनी होती है, तो अनपेड बचा हुआ 500 और ईपीएफ की रिकवरी की गई है 200 की। तो हमने देखना हमारी जो लायबिलिटी है वो तो ग्रॉस अमाउंट की होती है। तो इसमें अब हमने देखना है कि पेमेंट जो की गई है इस वो किस चीज़ के लिए की गई है। तो सबसे पहले केस 1 देखिए, तो पेमेंट की गई है अर्थवर्क के लिए। तो अर्थवर्क के केस में हमने 2000 को अर्थवर्क में डालना है और जो अनपेड बचा हो उसको लेबरर हेड में 500 आपने -500 करके डाल देना है। तो नेक्स्ट केस में जो उन्होंने दिया है कि हमने जो पेमेंट किया एट द रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर किया। तो इस केस में आपने क्या करना है कि अदर ट्रांजैक्शन में 2000 डाल दोगे ग्रॉस अमाउंट मस्टर रोल का और 500 लेबरर हेड में डाल दोगे। तो थर्ड केस में हमारे पास आ जाता है कि हमने जो लेबर लगाई है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ वर्क के लिए है। तो जिस भी केस में आपको पता है कि हमने कॉन्ट्रैक्टर बिल बनाते थे तो हम 8A में इसकी एंट्री डालते थे, क्योंकि डायरेक्टली वर्क से रिलेटेड आइटम हम इसको समझते हैं। तो इस केस में भी ये रिकवरेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर से। तो अदर ट्रांजैक्शन में आप इसको 2000 डालोगे और लेबरर में 500 एज इट इज़ डाल दोगे। तो नेक्स्ट हमारे पास वर्क चार्ज एम्प्लॉयज़ की पेमेंट आ जाती है। तो उस केस में भी आपने देखना है कि हमने ग्रॉस अमाउंट की हमारी लायबिलिटी है, अगर उनके बिल से कोई उनकी रिलेटेड फंड्स वगैरह की रिकवरी की जाती है, जो कोई रिकवरी उनसे रिलेटेड होती है तो उसको हमने कंसिडर नहीं करना है, हमने ग्रॉस अमाउंट लेनी है। और इस केस में देखिए वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट में हमने पहले भी सीखा था कि जो अनपेड रह जाती है उसको हमने कंसीडर नहीं करना होता। जब भी उसकी पेमेंट अनपेड की होगी तब उसको हम पोस्टिंग करेंगे। तो इस टाइम 2000 -500 करके जो अनपेड है 500 अनपेड है, तो 1500 हमारा पेमेंट हुई। तो इसकी वर्क चार्ज इस्टेब्लिश हेड या कंटिजेंसी हेड में इसकी पोस्टिंग कर देंगे। अभी इस वाली ट्रांजैक्शन में देखिए, जो पहले हमने मस्टर रोल की पेमेंट की थी उसमें से अनपेड बचा था 500, तो उसकी रेफरेंस दे रहा है कि जो मस्टर रोल था 2000 का उसमें से 500 जो है सिंस पेड कि अब पेमेंट उसकी कर दी गई है। तो हमने जो अनपेड बैलेंस रखा था वो -500 के साथ रखा हुआ था। तो अभी हम जब पेमेंट करेंगे तो उसको लिखेंगे अनपेड वेजेस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में और 500 लेबरर हेड में पोस्ट कर देंगे। इस तरह से इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। एग्ज़ाम में ना आपने इस तरह की ट्रांजैक्शन का तो खास ध्यान रखना है। इसमें देखिए लेबर रिकवर्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर ₹200 इन कैश विच वाज पेड ऑन 1 अगस्त ऑन हिज बिहाफ। तो इसमें कह रहा है हमने 200 उससे कैश रिकवर कर लिया जो पहले उसके बिहाफ पे हमने पेमेंट की थी 1 अगस्त को। तो इस केस में हमें पहले 1 अगस्त को उसकी एंट्री पोस्ट भी करनी पड़ेगी पेमेंट की, और अब इसकी रिकवरी की एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी। वर्क एडवांस हेड में पोस्टिंग कब होती है हमने पहले ही सीख लिया, और अब हम इससे रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए एडवांस पेमेंट टू अदर डिवीज़न की गई है 2000 की। तो इसमें केस 1 है कि अगर वो पेमेंट इसलिए की गई है कि जो हम वर्क एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं उस वर्क को मटेरियल इशू करना है, तो उस केस में हमने वर्क एडवांस हेड को हमने क्रिएट करना है।
पर सेकंड केस में देखिए वर्क एडवांस दिया गया स्टोर में परचेज करने के लिए, तो इस केस में वर्क एब्स्ट्रैक्ट में इसकी पोस्टिंग नहीं करनी है। एडवांस पेमेंट से रिलेटेड ही दो केस हमारे पास और आ जाते हैं। जैसे पहला केस में आप देखो तो अगर उन्होंने ट्रांजैक्शन में लिख दिया एग्जामिनर ने कि मटेरियल जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है उसके लिए हमने पेमेंट कर दिया, तो इस केस में देखिए जब मटेरियल पहले ही रिसीव हो चुका तो हमने मटेरियल की एंट्री कर दिया और जो पेमेंट हमने किया उससे रिगार्डिंग हम कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे। तो दूसरा केस इसी में हमारा ये भी आ जाता है कि वो बोले कि हमने पेमेंट की है और मटेरियल हमें रिसीव हो गया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिंपली परचेज की एंट्री है मार्केट से डिवीज़न से। तो इसमें क्या होगा कि सिंपली हम जो मटेरियल हेड में या अगर मटेरियल वर्क को इशू करें तो मटेरियल हेड में उसकी एंट्री कर देंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया तो अदर ट्रांजैक्शन में उसकी एंट्री कर देंगे। जैसे सिंपली वर्क एडवांस का इसमें कोई भी चक्कर नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ परचेज की एंट्री है, लिखने का स्टाइल सिर्फ डिफरेंट है। चलिए अब करेक्शन की पोस्टिंग करके देखते हैं करेक्शन की ट्रांजैक्शन को वर्क एब्स्ट्रैक्ट में कैसे पोस्ट करते हैं। तो आपको पता है जो भी ट्रांजैक्शन हमने पोस्ट की होती है अगर उसको हमने करेक्शन करनी है तो अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए बोल रहा है कि एर्नेस्टली 40 बैग पोस्टेड एज डायरेक्ट टू वर्क। अब हमने फाइंड कर लिया कि इसका जो इशू प्राइस है वो 40 पर बैग और 10 पर बैग है, और जो एग्रीड प्राइस है कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो 60 पर बैग है। तो हमने पहले जो पोस्ट की थी एंट्री वो कौन सी थी वो देखते हैं। तो जब हम मटेरियल को वर्क को इशू करते हैं डायरेक्टली तो जो स्टोरेज चार्जेस और इशू रेट होता है उसको प्लस करके जो रेट आता है उसको हम मटेरियल हेड में पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 40 + 10 50 हो गया, और 50 के हिसाब से 40 बैग का 2000 रुपीज़ हमने मटेरियल हेड में पोस्ट किया होगा। तो अब नेक्स्ट हमने जब इसकी करेक्शन करनी है तो उसमें सबसे पहले जो 2000 मटेरियल में पोस्ट किया उसको -2000 लिखेंगे, और उसके बाद में जो एग्रीड प्राइस है कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो 60 रुपीज़ का है। तो 60 × 40 आपका आ जाएगा 2400। तो उसको आपने अदर ट्रांजैक्शन में पॉजिटिव के साथ लिख देना है। और उसके बाद देखिए जो हमारा डिफरेंस है रेट में 60 - 50 में 10 रुपीज़ का, तो 400 जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है उसको हम माइनस के साथ लिखेंगे -400 एडिशनल चार्जेस में। तो इसी तरह अगर आप देखें कि प्राइस अगर कम होता तो 60 की जगह हम बोलते हैं कि हमारा प्राइस होता 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ के हिसाब से पहले हमने 1600 को अदर ट्रांजैक्शन में लिखना था, और जो हमारा लॉस होता 10 रुपीज़ का 400 का उसको हमने प्लस के साथ एडिशनल चार्जेस में लिख देना था। अब एक और केस देखिए। इस केस में देखिए हमें जो मटेरियल रिसीव हुआ है अदर डिवीज़न से, हमने उसकी जो एस्टीमेट कॉस्ट निकाली है वो 2200 की है, और जो स्टिपुलेटेड प्राइस है वो 2000 का बना है इस मटेरियल का। तो हम जब इशू करेंगे उसको कॉन्ट्रैक्टर को तो क्या एंट्री करेंगे, जो अदर ट्रांजैक्शन में होगा उसको हम पोस्ट करेंगे 2000, और एस्टिमेटेड कॉस्ट के हिसाब से देखिए 200 का हमें लॉस भी हो रहा था, उसको हम उस टाइम जब मटेरियल को इशू किया तो 200 का पॉजिटिव के साथ एडिशनल चार्जेस में पोस्ट भी करेंगे। तो अभी देखिए अगर मटेरियल जो होता सिर्फ और सिर्फ 2000 का होता तो फिर क्या एंट्री होनी थी, फिर होनी थी कॉन्ट्रैक्टर के स्टिपुलेटेड प्राइस भी उतना है तो सिर्फ और सिर्फ 2000 की एंट्री होनी थी, एडिशनल चार्जेस में कोई भी एंट्री नहीं आनी थी। तो अब इसको प्लस माइनस करके हमारा एक्चुअल में 2000 निकलना चाहिए। तो उसके लिए हमें 2000 में कोई एंट्री पोस्ट नहीं, अदर ट्रांजैक्शन में अब कोई एंट्री पोस्ट नहीं करनी है। एडिशनल चार्जेस में 200 का जो पहले हो चुका है उसको माइनस करेंगे तो फिर नील होगा। तो अब हमने माइनस के साथ 200 लिख देना, तो सिंपली -200 हमारी एंट्री आएगी करेक्शन एंट्री, और जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो एक्चुअल रियल वाली एंट्री बन जाएगी। तो वर्क एब्स्ट्रैक्ट में अभी बहुत सारी एंट्रीज ऐसी हैं जो आप कवर कर सकते हैं। तो लेक्चर जो हमारा है 2-2.5 घंटे से भी ज़्यादा का हो जाएगा। वैसे भी मैंने इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए टोटल 3 से 4 दिन का टाइम लगाया है। तो फिर भी अगर जो हम ट्रांजैक्शन को कवर नहीं कर रहे हैं, अगर आपने तीनों इंट्रोडक्शन के पार्ट आपने तीनों वीडियो सही से देख ली, कॉन्ट्रैक्टर बिल लेजर, तो आपको वो वाली ट्रांजैक्शन खुद से आप बना पाओगे।
तो आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हम ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच।